everyone, how are you all? I welcome you on this channel. Let's crack 9th and 10th CBSE. Guys, this is your educator Urviza Mishra, and these are all the things about me. I know you all are waiting for the next part of this chapter. So I am back again with this chapter part. Okay. सो आपको पता है कि ये जो अनअकैडमी पे आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी अपने हर स्टूडेंट्स को डेली लाइव क्लासेस देता है, लाइव टेस्ट और क्विज देता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से अपने एग्जाम की बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में तैयारी कर सकते हैं। एंड विद अनलिमिटेड एक्सेस आप कितनी भी बार, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स अपनी एक क्लास को देख सकते हैं विथ जस्ट वन डिवाइस। स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं उधर भी आपको अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाती हूँ और आप मेरे प्लस कोर्सेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं बाय अप्लाइंग माय प्रोमो कोड, माय रेफरल कोड। अच्छा, और ये सब्सक्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करेंगे URVAZA, तो इससे आपको 10% का ऑफ मिलता है। ओके, सो इट इज़ रियली हेल्पफुल। दीज क्वेश्चंस जो आज मैं कराने वाली हूँ बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं डेफिनेटली। एंड इसके अलावा आपके एग्जाम्स में आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आई एम नॉट बेटिंग ऑन इट, बट आई कैन जस्ट सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स से, मैं ऐसा अंदाज़ा लगा सकती हूँ। तो आपको इन तरीके के क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रही हूँ दैट हैज़ बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दी NCERT। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है आज, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। जब आप जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ अभी आप लोगों को, बहुत लोगों को ये लगेगा कि यार जब भी मेटल बेस के साथ मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। यानी कि सोडियम अगर कम रिएक्टिव है, जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक सोडियम की जगह ले लेगा, ऐसा हमें लगता है। मगर आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा सोडियम इज दी सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, केदारनाथ का सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो यहाँ पे रिप्लेस तो होगा नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे नो रिएक्शन होगा? विल यू से दैट नो रिएक्शन विल टेक प्लेस हियर? नो, रिएक्शन होगा, बट किस तरीके का होगा वो हम देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इस रिएक्शन पे बच्चों की ना नज़र नहीं जा पाती है बहुत सारी टाइम, जिसकी वजह से वो ये रिएक्शन मिस कर देते हैं और उनके एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। आज हम लोग ये रिएक्शन देखेंगे, इसको अच्छे से करेंगे एंड आज के बाद हम कभी भी नहीं भूलेंगे। सो व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम होता है सोडियम का जिंकेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी तो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकती है। देखो, बुक में, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि जो आप आराम से इजीली कर सकें, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ टॉपर्स ही कर सकते हैं, टॉपर्स से ही एक्सपेक्टेड होता है कि वही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से करके जाएं, आप इन तरीके के क्वेश्चंस को देख के जाएं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी अ टॉपर देन। सो आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको सोडियम जिंकेट का सॉल्ट देखने को मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करने को मिलेगी। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। तो ये आप रिएक्शन इस तरीके से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। बैलेंसिंग करने के चक्कर में आप इन सभी चीज़ों को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन यू विल नॉट से कि देयर विल बी नो रिएक्शन, यू विल से देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट सॉल्ट। सोडियम जिंकेट का सॉल्ट बनेगा। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट हैपन्स व्हेन बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या, अच्छा, नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल आर मेटल
मेटल की क्वालिटी होती है कि वो एल्कलीन होता है नेचर में, लेकिन नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि आप पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखी है तो आपको नॉन मेटल्स भी पता है कौन से होते हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप्स होते हैं मेटल्स के, थर्ड ग्रुप्स थोड़ा बहुत मेटल हो जाता है, थोड़ा बहुत मेटलॉइड हो जाता है, 13 ग्रुप सॉरी। लेकिन 14 को भी अगर आप छोड़ देंगे, 15, 16 और 17 ये जो 3 ग्रुप के एलिमेंट्स है जितने भी इस तरफ आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल भरी पड़ी है, लेकिन किस चीज से? मेटल से। हमारी पीरियोडिक टेबल में मेटल बहुत ज्यादा है, मेटलॉइड्स बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉन मेटल्स बहुत कम है। एंड अगर आप देखें तो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इधर सबसे ज़रूरी चीज़ नॉन मेटल ही है। अगर अर्थ पे ऑक्सीजन ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, वाटर ना हो यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड ना हो तो आपकी लाइफ नहीं होगी। ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी नॉन मेटल है। अगर आप देखें तो आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो आपकी लाइफ को रखने के लिए ज़रूरी है वो नॉन मेटल्स है, लेकिन नॉन मेटल्स के एलिमेंट्स अभी तक बहुत कम डिस्कवर किए गए हैं। मे बी इन नियर फ्यूचर और डिस्कवर कर लिए जाए, विच इज़ अभी तक अननोन है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि क्या होगा जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। बेस क्या होता है? कोई भी चीज़ जो भी मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। मेटल क्या है? मेटल कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका ऑक्साइड पूछा है ना, यस। आप लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी लिख सकते हैं। हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जांपल से देखने वाले हैं कि इसमें क्या हमें मिलने वाला है। हम लोग देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पूरे के पूरे ये जो आपका 10th की केमिस्ट्री है, बिकॉज ये आपके वाइट वॉश का ये एक पार्ट है। जो आप वाइट वॉश करते हैं अपने घर में ना, उसका ये एक पार्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो आप अपने घर पे ये लिक्विड अप्लाई करते हैं, पुट्टी वो सफेदी करते हैं, उसमें आप अगर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आपने पूरे दीवार पे अप्लाई कर दिया स्लेक्ड लाइम, इसके बाद थोड़ी देर तक वो गीली रहती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से वो मिक्स होगी, उसके बाद वो फॉर्म करेगी कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, उसके बाद वो फॉर्म करती है। सो वेन एवर अ बेस रिएक्ट्स विद एनी नॉन मेटल का ऑक्साइड, तो सबसे पहले वो जो बेस का जो मेटल है वो उस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगा और सॉल्ट बनाएगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है वाटर। आप इसकी जगह अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते थे एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते तो भी आपका ऐसे ही आ जाता, सोडियम कार्बोनेट आ जाता आपका आंसर, एंड इधर आपका आ जाता वाटर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कुड हैव completed this reaction also. Now let us move on to the next reaction and see what happens. What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of a solution? हाइड्रोजन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी जैसे किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोजन है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन के आयंस हैं, तो इस सॉल्यूशन का नेचर कैसे डिफर करेगा, कैसे वेरी करेगा? ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन 1 नंबर से ज़्यादा का नहीं आने वाला है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा भी तो। सो लेट अस सी, ठीक है, क्या होगा इसका। As the concentration of hydrogen ions increases, the solution becomes more acidic. जैसे ही हाइड्रोजन, आपको पता है एसिड क्या होते हैं? हर वो चीज जिसमें जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन के आयंस रिलीज करे, हर वो चीज एरहिनस प्रिंसिपल, इवन आप एरहिनस थ्योरम के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। एरहिनस थ्योरम क्या बोलता है? एरहिनस एसिड होता है, एरहिनस एसिड वो होता है हर वो चीज जो पानी में जाके हाइड्रोजन आयंस रिलीज करे, और एरहिनस बेसिक क्या होता है? हर वो चीज जो पानी में जाके हाइड्रोक्साइड रिलीज करे, विच इज क्वाइट या एविडेंट, दिस इज क्वाइट एविडेंट। आपको पता है कि यार आप एसिड डालोगे तो वो 2 ही चीज देगी, या तो वो हाइड्रोजन आयंस देगी या तो वो उसके साथ वाला नॉन मेटल्स देगी।
तो जैसे ही आप पानी में हाइड्रोजन का आयंस इंक्रीज करते हैं, हाइड्रोजन के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मोर एसिडिक हो जाता है, मोर एसिडिक हो जाता है. द होल सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक इन दिस केस. नेक्स्ट, इफ वी सी व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन. हाइड्रोक्साइड आयंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन का? जब भी आप पानी में कोई बेसिक चीज डालते हो तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है. हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा रिलीज करने की वजह से वो चीज ज्यादा एल्कलीन होने लग जाती है. एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेस द सॉल्यूशन बिकम्स मोर बेसिक. तो ये दो प्रॉपर्टी है, एसिड की प्रॉपर्टी है. व्हेनेवर एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर it increases the concentration of hydrogen ions. when basic is dissolved in water, यानी कि अगर पानी बेसिक होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा होंगे. लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे. ये क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स का आता है, इसके सभी पार्ट्स अलग अलग हैं. अभी हम लोग एक एक पार्ट करके करते हैं. एक मिल्कमैन है, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा अप्लाई करता है अपने दूध में. दूध की डोल लेके जाता है मिल्कमैन, पूरी पूरी दूध की डोलची बोलते हैं कई लोग, पूरा का पूरा वो जो उनका कंटेनर होता है वो लेके जाते हैं, लेकिन वो उसमें ना बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं. कई बार लोग कहते हैं कि इस दूधिये को ना हमने कुछ मिलाते हुए देखा है, इस दूध में इसमें कुछ मिलाते हुए देखा है, कुछ पाउडर जैसी चीज है. क्या मिलाते हैं वो उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं. बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा एल्कलीन होता है. आपको पता है आपका दूध अगर आप ज्यादा देर तक ठंडे टेम्परेचर में नहीं रखेंगे, गर्म टेम्परेचर में बाहर ही छोड़ देंगे, तो आप गर्म मतलब कि रूम टेम्परेचर पे, अगर या तो उसको हीट करके रखो या तो उसको गर्म करके रखो पूरा टाइम. गांव में क्या होता है, गांव में फ्रिज नहीं होता है, फिर भी वहां पे दूध खराब नहीं होता है, सार नहीं होता है. सार मतलब सार टर्न नहीं हो जाता है. सार टर्न मतलब खट्टा हो जाता है, जिसको आप कहते हैं फट गया, इट गोज बैड. तो गांव में भी नहीं खराब होता है, क्योंकि उसको आप पूरा टाइम उपली पे रखते हैं, गर्माहट देते रहते हैं, उससे दूध हमारा फटता नहीं है. लेकिन अगर दूध ज्यादातर रूम टेम्परेचर पे रहा तो वो फट जाता है, सार टर्न हो जाता है. क्यों होता है वो? आपको पता है हमारे दूध में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड. और ये जब एसिड ज्यादा हैवी हो जाता है, ज्यादा उस पर हावी हो जाता है, तो ये कर्ड की फॉर्मेशन में लग जाता है, ये दही बनाने की फॉर्मेशन. जब आपका दूध फटता है ना, तो आप देखा करो, आप एक बार ट्राई कर लेना, थोड़ा सा दूध लेना, थोड़ा सा ग्लास में रखना एंड रात भर बाहर छोड़ देना. अगर आप एसी वाले रूम में नहीं सोते हैं तो एसी वाले रूम में थोड़ा सा टेम्परेचर आपका ठीक रहेगा, तो हो सकता है वो खराब ना हो. बाहर के टेम्परेचर में छोड़ दो, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल, एंड देन सुबह आप देखोगे ना तो वो बिल्कुल जम सा जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो दही है, इसका मतलब कि वो खराब हो गया है, सार टर्न हो गया है. उससे बचाने के लिए वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन. आपका मिल्क क्या होता है? मिल्क एसिडिक होता है, तो बिल्कुल माइल्डली एसिडिक, यानी कि 6 पीएच होता है उसका. जब आप इसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो ये थोड़ा सा एल्कलीन हो जाता है. दिस इज द रीजन वाई अ मिल्क मैन, अभी आप ये मत बोलना कि उस मिल्कमैन ने कोई नशीली दवाइयां मिला दी, रूमर्स पे विश्वास ना करें. उनको भी यार अपना काम चलाना होता है, उनको वो डोलची ले लेके कितने लोगों के घर जाना होता है, एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो रास्ते में उनका दूध खराब हो जाए. बिकॉज आप देखते हैं वो लोग ज्यादातर साइकिल पे ट्रेवल करते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, सो दे कांट अफोर्ड कि वो इतने सारे दूध का नुकसान झेले. सो मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्कलाइन so that it may not become sour easily due to the formation of lactic acid in it. समझ गए आप? ये क्वेश्चन बोर्ड में 1000 बार पूछा जा चुका है. मैं मतलब 1000 मतलब बोलने वाली बात है, मैंने ऑब्वियसली काउंट नहीं किया है, बट दे आस्क इट a lot of time. What does the milkman adds in its milk to prevent the souring of milk? सो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आंसर बहुत इजी है, बच्चे बस थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या लैक्टिक एसिड लिखने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा भारी वर्ड्स. सेकंड, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट इज कर्ड. अब ये वाला दूध जिसमें ये बेकिंग सोडा मिला दिया है, ये इतना टाइम क्यों लेता है दही बनने में? आपको पता है दूध में जब भी आप बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा कर्ड बनने में. इसका आंसर क्या लिखोगे बताइए?
The alkaline milk takes a longer time to set into a curd because the lactic acid being formed has to first neutralize the alkali present in it. यानी कि ये जो मिल्क है ये ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड अभी बनने में पहले उसको तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। आपको पता है एसिड है, एसिड पहले तो बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, तो ये बेसिक को पहले तो न्यूट्रलाइज करेगा जो आपने बेकिंग सोडा मिला दिया है। उसके बाद जब ये न्यूट्रल हो जाएगा यानी कि 7 pH पे चला जाएगा, उसके बाद ये उसको एसिडिक बनाने लग जाएगा। उसके बाद फिर इसमें एसिडिक रिएक्शंस होंगे। Okay, let us move on to the sixth question of today's. That is, solution A turns universal indicator blue to purple, whereas solution B turns universal indicator orange to red. अभी सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और वो है कि आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, और वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पता। क्योंकि अगर आप एनटीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए भी बैठ रहे हैं तो भी आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के हर पीएच पे क्या कलर बनता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ, बट आई थिंक आई शुड हैव इंक्लूडेड दैट इन दी इन दिस, बट आई डिड नॉट डिड इट। आई नो दिस इज माई फॉल्ट, बट स्टिल आई विल ट्राई टू make a rough sketch. ठीक है, suppose this is a universal indicator. On 14 it is dark purple. I can't say the name of everything, every color. Shall I take the name of every color? I have that. I think I should have included that. I have that in my phone, but I have not included in this PDF. I don't know why. Obviously that's going to be my fault. Anyways, I will include it in my next class because I have already got so many comments saying that कि मैम आपकी drawing बहुत अच्छी है, in a mocking way. So what will be the action? एक solution A है वो universal indicator को blue से purple बना दिया। पर्पल, अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगी ज्यादा बेसिक वाले को कहते हैं, ज्यादा बेसिक रहेगा तो पर्पल होगा, ज्यादा डार्क पर्पल होने लग जाएगा। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ सॉल्यूशन ए ऑन लिटमस? अब आप बताओ, इतना ज्यादा ये बेसिक सॉल्यूशन है। पर्पल अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखेंगे तो पर्पल कब शिफ्ट होता है? जब ज्यादा बेसिक होती है चीजें तब वो पर्पल बन जाती है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी आप ये लिटमस पेपर में इसका क्या इफेक्ट करेगा? लिटमस पेपर जो बेसिक लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज करता है? ऑब्वियसली इट चेंजेस इनटू द ब्लू कलर जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ सॉल्यूशन बी ऑन लिटमस? दूसरा बी, वेयरएज बी टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑरेंज टू रेड। ऑरेंज टू रेड कौन से पीएच पे होता है मैं जरूर बताना चाहूंगी। देखो, रेड आपका होता है 0 और फर्स्ट पे, या तो पीएच 0 होगा या 2 होगा तो आपका रेड सा दिखेगा, 0 और 1 होगा तो पीएच 2 होगा तो आपका ऑरेंज दिखेगा, पीएच 3 पे आपका ऑरेंजिश येलो दिखता है, एंड पीएच 4 पे आपका ग्रीनिश येलो। मैं लिख दे रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा शायद, ग्रीनिश येलो। देन पीएच 5 पे लाइट ग्रीन, एंड पीएच 6 पे एंड 7 पे ग्रीन, 6-7 पे आप ग्रीन कह सकते हो। एंड जैसे जैसे आप उधर शिफ्ट होते जाते हो, ये पहले तो ग्रीन होगा, 8 पे भी ग्रीन रहेगा, 9 पे थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप का आने लग जाता है, 10 और 11 पे थोड़ा सा ब्लू, फिर 12 पे थोड़ा डार्क ब्लू, फिर 13 और 14 पे पर्पल ही हो जाता है एकदम। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बी किस कलर का कर दिया इसने यूनिवर्सल इंडिकेटर को? ऑरेंज से रेड कलर में, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। रेड 0 और 1 का था, तो इसका पीएच पे, इसका लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन लिटमस पेपर को किस कलर में कर देता है? ये कर देता है इसको रेड कलर में। सॉल्यूशन बी टर्न्स लिटमस इनटू रेड। नेम एनी टू सब्सटेंस व्हिच कैन गिव सॉल्यूशंस लाइक दिस।
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, लाइक व्हाट, लाइक आई थिंक लाइक ही एक ही बात कर रहा है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेसिक सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्यूशन। तो ये एक ही बात कर रहा है। नेम अ सब्सटेंस, नेम एनी टू सब्सटेंस विच कैन गिव सॉल्यूशन लाइक बी का आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। लेमन जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेमन जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, 1 और 2 के बीच में रेंज करते रहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1.5 होती है, ओके, रिमेंबर दैट। एंड क्वेश्चन ई है, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सॉल्यूशन ए रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन बी। जब सॉल्यूशन ए जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट करता है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो किस तरीके का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। नाम याद है ना, पहली बात तो सॉल्ट फॉर्मेशन, दूसरी बात तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं उसको। मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड या फिर हीटेड विद। जिंक जब हीट किया जाएगा HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला है ना, बताइए। वेन एवर मेटल इज रिएक्टिंग विद एसिड, देखो हमेशा याद रखना, अगर मेटल का ऑक्साइड होता है यानी कि जिंक के पीछे ऑक्सीजन लगा होता तो वाटर बनता, लेकिन मेटल के साथ कुछ भी नहीं है, इसका जो हाइड्रोजन है वो हवा बन के निकल जाएगा, बाकी जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि मेटल का ऑक्साइड अगर मौजूद है तो वाटर बनाएगा, नहीं तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो नेम द गैस इवॉल्व्ड ही पूछा था कि गैस कौन सी इवॉल्व हुई थी। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अभी कौन सी गैस रिलीज होगी, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ जिंक को आप रिएक्ट करेंगे। नाउ ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने कराया, आप लोग सोचेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, इधर ज्यादा रिएक्टिव वाला है तो इधर नो रिएक्शन आना चाहिए मैम, नो रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि सोडियम इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम के बाद सोडियम ही तो आता है, केदारनाथ का महंगा आलू जहाँ प्रीसारा पब है, कोट होगा आगे अपना, है ना। बट दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट द केस। आपने अभी देखा कि सोडियम का जिंकेट बनता है, एंड सोडियम का जिंकेट बनाने के बाद आपकी जो दूसरी गैस रिलीज होती है इसमें वो होती है हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट क्वेश्चन था शायद ये, आई सपोज दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन पे फिर से फोकस करो, आंसर आपको मिल जाएगा। एंड यार आई शुड से दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, मार्क कर लो, कहीं मार्क कर सकते हो तो बच्चे अगर मार्क्स काटने होंगे ना पेपर में तो इन्हीं क्वेश्चंस में मार्क्स काटेंगे तुम्हारे, इन्हीं क्वेश्चन में मार्क्स कटेंगे। सो नोट डाउन दिस। एंड एल्यूमिनेट भी ऐसा ही, सोडियम एल्यूमिनेट भी तरीके का भी सॉल्ट बनता है जब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो भी उसका भी रिएक्शन देख लीजिएगा आप, ठीक है। 8th, व्हाई डज टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारा मुंह जो है वो बेसिक होता है, हमारे मुंह को ज्यादातर हमें कोशिश करनी बेसिक रखने की, क्योंकि जो हमारे दांत के इनेमल्स है ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब भी अच्छा इसका आंसर ऑलरेडी काफी बड़ा है तो मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ। When we eat food containing sugar, जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में बहुत सारे हजारों बैक्टीरिया होते हैं, ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड, इस शुगर को ब्रेक करते हैं एसिड बनाने के लिए। अच्छा, शुगर खाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप मीठी चीजें खा रहे हैं, इवन द रोटी यू आर ईटिंग, इवन द दाल यू आर ईटिंग, इवन द चावल यू आर ईटिंग, एवरीथिंग विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू शुगर, है ना, बिकॉज आपकी जो सलाइवरी एमाइलेज है दैट विल ब्रेक द शुगर, दैट विल ब्रेक द स्टार्च इनटू व्हाट, इनटू ग्लूकोज, simple glucose. So whenever you eat something which contains sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acid. Tooth decay starts when the pH of an acid formed in the mouth fall below 5.5. हमारे दांत खराब करने कब शुरू होते हैं, जब हमारे मुंह का pH 5.5 से कम होने लग जाता है। क्यों? This is because then the acid becomes strong enough to attack the enamel of our teeth and corrode it. क्योंकि तब हमारे मुंह में बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट डेवलप हो जाता है और हमारे जो इनेमल जो बेसिक नेचर के हैं उनको वो खोखला करना शुरू करता है, उनको तोड़ना, उनको वो घिसना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमारे दांत में क्या हो जाता है, कैविटी जिसको हम कहते हैं, कीड़ा लग गया।
दिस सेट्स ऑन टूथ डीके, दो टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। माना कि जो हमारा दांत है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। बट इट स्टार्ट्स गेटिंग कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज लोअर देन 5.5। लेकिन ये फिर भी कोरोड होना शुरू हो जाता है जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए। Let us move on to the ninth question. What color will universal indicator show if you add it to the following substances? आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर उसमें ऐड करें जिसका कि pH 12 है, मैं अपने इमेज से देख सकती हूँ जहाँ तक कि ओके, आई विश आई कुड शो दिस टू यू गाइज, बट मैं नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज even if I show you with phone, I think there may be some copyright claims, तो वो हमें अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 12 के बाद मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि 12 के बाद जब 13 आता है, 12 और 13 आता है, ये ब्लू के शेड में होता है, डार्क पर्पल की शेड में, ठीक है। डार्क पर्पल मुझे देखने में ब्लू सा लग रहा है, बट दे आर सेइंग दैट इट इज डार्क पर्पल, सो लेट मी टेक द नेम डार्क पर्पल। अच्छा हाँ, इसका मैं लेकिन नेक्स्ट क्लास में यूनिवर्सल इंडिकेटर की फोटो जरूर इंक्लूड करूंगी। सोडा वाटर यानी कि pH 5 अगर है, अगर pH 5 है तो दैट इज लाइट ग्रीन। ऑरेंज येलो, ओके, इट इज नोन एज ऑरेंज येलो, बट मुझे जिस तरीके से दिख रहा है मुझे तो ये ग्रीन टाइप में दिख रहा है, ओके। एंड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड pH 2, इट इज गोइंग टू बी रेड ओनली, रेड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका कि pH 2 है वो रेड कलर का यूनिवर्सल इंडिकेटर में दिखेगा। आपको क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल पे मौजूद सभी पीएच के कॉरेस्पॉन्डिंग सभी नंबर्स सभी नाम याद रख लेने हैं। नो 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 नो, कॉन्सेंट्रेट, हॉट पिंक, मेजेंटा पिंक, साल्मन पिंक, पिंक, ओके। इस तरीके से आपको कलर्स याद रखने हैं। अभी मेरी नज़र से देखोगे तो सारे के सारे आपको ग्रीन दिख रहे हैं, ब्लू दिख रहे हैं, रेड दिख रहे हैं, ऑरेंज भी दिख रहा है और पर्पल भी दिख रहा है। बट ये वही वाला केस है, वो कौन सी पिक्चर का डायलॉग है यार ये, आई थिंक दिस इज प्यार का पंचनामा पिक्चर का डायलॉग है। नो, कॉन्सेंट्रेट, हॉट पिंक, मेजेंटा पिंक, साल्मन पिंक, पिंक, ओके। सो समथिंग लाइक दैट ये केस है यहाँ पे। कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग्स में तुम्हें याद रखना है सभी पीएच, एंड आई विल डेफिनेटली बी इंक्लूडिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स चार्ट, ठीक है। 10th, वाई इज इट रॉन्ग टू ट्रीट अ बी स्टिंग विद विनेगर? अच्छा, कभी आपको मधुमक्खी ने काटा हो और किसी पागल ने तुम्हारे मुंह पे विनेगर लगा दिया हो या फिर अचार रगड़ दिया हो उनकी दादी की घरेलू उपचार में, और तुम्हारा वो जो मुंह है वो और ज्यादा फूल गया हो, ऐसा हुआ है? होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कि यार उनको किस चीज ने काटा था और क्या क्या उनकी दादी ने उपचार किया था। अभी मैं बताती हूँ। जब भी आपको बी स्टिंग करती है, हनी बी मधुमक्खी जो कि शहद बनाती है, वो आपके बॉडी में एसिड डालती है, और एसिड को एसिड के साथ ही ट्रीट करना इज टोटली रॉन्ग। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई बेसिक चीज अपनानी चाहिए। लेट अस सी, आप पेपर में आंसर क्या लिखेंगे? आप पेपर में आंसर लिखेंगे, बी स्टिंग्स इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू अ पर्सन स्किन। लेकिन वास्प के बारे में बाद में कर लेंगे, चलिए। इसी वजह से हम लोगों को कभी भी इसको विनेगर से नहीं ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज विनेगर इटसेल्फ इज अ एसिडिक थिंग। वी शुड ऑलवेज, हम लोगों को कभी भी बी काटे तो हम लोगों को हमेशा चूने की तरफ जाना चाहिए। लाइम, लाइम अगर हो, लाइम मतलब नींबू नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नींबू, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइम। कोई भी चीज जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट टाइप की चीज हो, बेसिक चीज। और या फिर आपको बेसिक आपके पास NaOH, हाँ, साबुन पे आप टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं यार, इतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं थी। आप टूथपेस्ट को पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, वो भी बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इट विल ऑल्सो हेल्प। लेकिन वास्प की स्ट्रिंग को जो उनकी दादी ने अचार रगड़ दिया होता है, वो क्यों करते हैं? बिकॉज वास्प जो होता है हमारी बॉडी में एल्कलीन लिक्विड इंजेक्ट करता है। व्हेन अ वास्प स्टिंग्स इट इंजेक्ट्स एन एल्कलीन, और एल्कलीन को हमें नॉर्मल करने के लिए उसमें हमें एसिड यूज करना चाहिए। एसिड कहाँ कहाँ हो सकता है? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं ना, रस्टेड जो रस्ट किया हुआ पिलर है ना, उस पर भी रगड़ लेते हैं और ठीक हो जाता है, क्योंकि रस्ट जो होती है आपकी, वो भी आपकी एक तरीके से एसिडिक ऑक्साइड है। आयरन की एसिड, आयरन की ऑक्साइड ही है ना, तो आयरन इज अ मेटल,
आयरन की ऑक्साइड इज एसिडिक, सो दैट इज वाई आप क्या करते हैं, इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पिलर पे भी रगड़ लेते हैं, देन ऑल्सो इट यू नो सेव्स योर लाइफ, ठीक है। सो द थिंग इज कि हाँ ओके, दिस इज हाउ यू कैन ट्रीट योर, ओके आई एम सो सॉरी, ये बी की स्टिंग में आप आयरन रगड़ते हैं, बी की स्टिंग में आप आयरन रगड़ते हैं, नॉट इन द केस ऑफ वास्प। बट वास्प अगर आपको काटे, वास्प क्या होता है, वो जो पीला पीला भीरड़ जैसा नहीं होता, वो कुछ नहीं बनाता शहद वहद, वो सिर्फ पता नहीं कैसे मिट्टी के घोंसले टाइप का बनाता रहता है घर के ऊपर नीचे कहीं भी, बहुत खतरनाक होता है, फालतू में काट देता है, ना किसी काम का ना किसी काज का, और काट के भी चला जाता है, तो वो एल्कलीन मटेरियल डालता है। एंड जब वो काटे तो आपको कोशिश करनी चाहिए किसी किसी एसिडिक चीज से उसको रब करने की, ठीक है। सो दिस वाज ऑल गाइज, एंड वी विल मीट अगैन इन टुमारोज क्लास एट 4 p.m. with some more new and interesting questions, and which is going to be really useful for you in life and in your board exam. Thank you so much, and meet you again tomorrow.